Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था रिलेटेड टू इंडियाज़ नेटो एंगेजमेंट। हम इस न्यूज़ आर्टिकल को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ना दिस इज़ अबाउट इंडियाज़ एंगेजमेंट विद नेटो विच इज़ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप पिछले कुछ टाइम से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सिंपल न्यूज़ भी देख रहे हैं तो यू वुड हैव सीन कि काफ़ी लंबे टाइम से नेटो न्यूज़ में है। चाहे वो करंटली रशिया यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर हो, इससे पहले दैट यूक्रेन वांटेड टू जॉइन नेटो, तब से टेंशंस क्रिएट हुए हैं। नाउ अल्टीमेटली वी आर सीइंग द वॉर विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। चाहे वो स्वीडन का नेटो ज्वाइन करना हो, तो काफ़ी लंबे टाइम से नेटो न्यूज़ में है। नाउ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम ये समझेंगे कि इंडिया की कैसी एंगेजमेंट्स रही हैं विद नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड नेटो, तो सबसे पहला पॉलिटिकल डायलॉग इंडिया और नेटो के बीच में ब्रसल्स में हुआ था इन 2019। December 12th, 2019 was the first political dialogue between India and NATO. And इस डायलॉग के दौरान इंडियन डेलीगेशंस का ये अटेम्प्ट था कि जो रीजनल इश्यूज़ हैं, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर एक कोऑपरेशन हम लेकर आ सकें, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे एक कोऑपरेशन हम डेवलप कर पाएँ ऑन द रीजनल इश्यूज़ एंड ग्लोबल इश्यूज़। तो पहली चीज़ ये याद रखिए कि हमारा जो पहला पॉलिटिकल डायलॉग है नेटो के साथ वो December 12th, 2019 में हुआ था। नाउ आफ्टर दिस डायलॉग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टॉक्स विद नेटो। जो इंडिया की ये इंगेजमेंट नेटो के साथ थी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये जो एंगेजमेंट हुई थी, जो टॉक्स इंडिया और नेटो के बीच में हुई थी, दीज आर अ लॉट सिग्निफिकेंट, स्पेशली बिकॉज नेटो इज एंगेजिंग विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ ही नेटो का एक बायलेटरल डायलॉग चलता है। एंड यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए अगर इंडिया भी इंगेज कर रहा है, इंडिया का भी डायलॉग अगर नेटो के साथ हुआ है, सो इट इज़ ऑफ गिवन सिग्निफिकेंस। यहाँ पे अगर हम स्पेशली बिकॉज अगर हम चाइना और पाकिस्तान का रोल अगर हम यहाँ पे देखें, तो उससे देखते हुए इंडिया का ये जो स्ट्रेटजी है जिससे कि हम नेटो के साथ एंगेज हो रहे हैं, इट एड्स टू अ वेरी की डायमेंशंस टू दैट, नॉट ओनली विद इंडियाज एंगेजमेंट विद यूएस बट ऑल्सो विद यूरोप विद द हेल्प ऑफ नेटो। बिकॉज वेन यू आर रीचिंग आउट टू नेटो, दैट एंगेजमेंट इज विद यूनाइटेड स्टेट्स along with Europe as well. 2019 में, दिसंबर 2019 में इंडिया के साथ नेटो का पहला पॉलिटिकल एंगेजमेंट होता है, लेकिन तब तक चाइना के साथ ऑलरेडी 9 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी थी। तो इसीलिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है नेटो के साथ एंगेजमेंट करना, बायलेटरल डायलॉग्स पे जाना, स्पेशली बिकॉज चाइना और पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली ऐसा करते रहे हैं। नेटो had also been in political dialogue and military cooperation with Pakistan as well. पाकिस्तान के साथ political dialogues भी होते हैं, military cooperation भी रही है। एंड यहाँ पे जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं उनकी सिलेक्टिव ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। जो मिलिट्री डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान विजिट करते हैं फॉर मिलिट्री स्टाफ टॉक्स। So keeping this in mind, keeping this in mind that they're engaging with China, they're engaging with Pakistan as well, that first round of talk between India and NATO
इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये दिसंबर 12, 2019 में फाइनलाइज की गई थी एंड ब्रसल्स में ये टॉक होती हैं एंड इट रिसीव्ड अ ड्राफ्ट एजेंडा फॉर द मीटिंग फ्रॉम नेटो, और उस ड्राफ्ट एजेंडा को लेकर यहाँ पे डिस्कशंस की गई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर इंडिया नेटो के साथ इस पॉलिटिकल डायलॉग में एंगेज होता है तो इससे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि जो नेटो का जो परसेप्शन है जो भी रीजनल, अब देखो क्योंकि चाइना भी है वहाँ पे और जो पाकिस्तान भी है वहाँ पे, तो मतलब हमारी रीजनल सिचुएशन को लेकर जो व्यू पॉइंट है वो चाइना और पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर अब यहाँ पे इंडिया भी पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू एंगेज होता है तो इससे नेटो का जो परसेप्शन है उसे बैलेंस करने में हेल्प मिलेगा फॉर रिलेटेड टू ऑल दोज इश्यूज विच आर ऑफ कंसर्न टू इंडिया। सो दैट इज वाई दिस इंडियाज टॉक विद नेटो इज सिग्निफिकेंट। अब अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखें, सो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो टॉक्स हुई थी, जो एंगेजमेंट हुई थी, कि यहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड्स थे हमारे या नहीं। अब अकॉर्डिंग टू इंडियाज असेसमेंट देयर इज़ अ कन्वर्जेंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ इंडिया एंड नेटो ऑन चाइना व्हेन इट कम्स टू चाइना, व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, ऑल्सो द इशू ऑफ टेररिज्म। द NATO and India has a convergence on this. We have a common ground on this, including the role of Pakistan in this. तो जो फर्स्ट डायलॉग हुआ था इसमें यही चीज़ रिवील होकर आती है दैट देर आर 3 क्रिटिकल इश्यूज जिसमें इंडिया और नेटो का थोड़ा ही सही लेकिन कॉमन ग्राउंड ज़रूर है ना। अगर हम नेटो के पर्सपेक्टिव से देखें, so according to NATO, it was not China but Russia whose aggressive action continued to be the main threat in the Euro-Atlantic security. NATO के perspective से चाइना से ज़्यादा रशिया का रोल है when it comes to the aggressive actions in the Euro-Atlantic security, जो कि उसे threaten up कर रहे हैं। NATO also had the difficulties to convene the meetings of NATO-Russia Council, because even at that point of time Russia refused to place issues like as the Ukraine, and there was this intermediate range nuclear force treaty on agenda। तो इन इश्यूज को देखते हुए रशिया ने रिफ्यूज ही कर दिया। तो हाउएवर कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव सेम है बट देयर आर स्टिल सम डिफरेंसेस। और उसके अलावा जब हम चाइना का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो चाइना को लेकर नेटो कंट्रीज़ के अंदर हमें बहुत डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलती है। चाइना प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज बोथ चैलेंज टू सम कंट्रीज एंड ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम। ऐसे ही अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, नेटो ये मानता है दैट तालिबान इज अ पॉलिटिकल एंटिटी, but this is not in line with India's stance. However, इन सबको अगर हम perspectives को याद रखें, इंडिया की साइड से ये आया है कि जब हम नेटो के साथ फ्यूचर में भी अगर कोई डिस्कशन करें तो मैरी टाइम सिक्योरिटी का एक ऐसा एरिया है जो कि एक कॉमन ग्राउंड है, जो कि एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है बिटवीन इंडिया एंड नेटो। सो फॉर फ्यूचर पर्पस India will focus more on the maritime security issue. So, what are the next steps? देखें, on its part, NATO delegations have expressed the keenness to continue engagement with India, especially on the mutually agreed agenda. जो भी mutually agreed agendas हैं उसे लेकर even NATO delegations India के साथ engage करना चाहते हैं। In NATO's view, India has a geostrategic position, also a unique perspective on various issues, which is both relevant to international security, and therefore India can be an important partner in informing the alliance, the NATO, about India's own region and beyond. NATO consider India at a very geostrategic position, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया के रीजन में क्या हो रहा है, इंडिया कुड बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर in terms of informing the alliance about it. As far as India is concerned,
It was felt that India may consider the proposal of emanating from NATO, if any, on any, bilateral cooperation in the areas of interest to India. All those progress जो कि हमने इनिशियल राउंड्स में अचीव की हैं, उसके बेसिस पे बायलैटरल कोऑपरेशन में इंडिया आगे बढ़ सकता है. सो दिस पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए इंडिया और नेटो की एंगेजमेंट के बारे में. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मूविंग अहेड, हमारा अगला टॉपिक ड्रॉट से रिलेटेड है. जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेनली जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस रिलेट्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट. नाउ ड्रॉट इज इन न्यूज़ especially because right now Jharkhand and Uttar Pradesh, they're experiencing the worst monsoon season of the century. सबसे ज़्यादा वर्स्ट मानसून सीजन अब तक का झारखंड और उत्तर प्रदेश फेस कर रहे हैं. यहाँ पे जो मेजर इशू जो उभर के आ रहा है, दैट इज द फूड एंड द वाटर स्कार्सिटी. Food and water scarcity is going to be the real issue because Jharkhand and Uttar Pradesh, these are countries major rice producing states. तो जब यहाँ पे ड्रॉट है तो डेफिनेटली इससे इंडिया का जो खारीफ प्रोड्यूस रहने वाला है इस साल, उसे अफेक्ट होगा. इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज खारीफ प्रोड्यूस. क्योंकि अगर हम डाटाज देखें तो 1 जून से लेकर अगस्त 12 तक झारखंड में जो रेनफॉल हुई है दैट इज ऑफ 371.9 mm. हालांकि यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल रेनफॉल रहती है 627.6 mm. तो मतलब झारखंड में अभी तक 41% सीजनल डेफिसिट रेनफॉल हुई है, एंड दिस इज द लोएस्ट सिंस 1901. IMD का डाटा ये बोल रहा है कि जो करंटली झारखंड के लिए जो डाटाज आए हैं कि 41% सीजनल डेफिसिट रहा है, ये 1901 से लेकर अब तक का लोएस्ट डाटा है, लोएस्ट रेनफॉल है. सेम काइंड ऑफ पिक्चर इज फॉर उत्तर प्रदेश एज वेल. उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ 251.7 mm रेनफॉल हुई है, हालांकि यहाँ पे जो सीजनल एवरेज है वो 449.1 mm है. So Uttar Pradesh is also the most rain deficient state in India right now. And जब से ही मानसून सीजन की शुरुआत हुई है तब से ही उत्तर प्रदेश डेफिसिट एरिया में रह रहा है. अब जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजुअली गंगा ओवरफ्लो कर रही होती है, फ्लड आ रहे होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल होता है. मॉनसून सीज़न आता है तो गंगा के हम देखते हैं कि ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो फ्लड लेवल से ऊपर बह रही हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं. बट दिस ईयर द 2022 मॉनसून हैज़ बीन प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट पिक्चर. वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस नॉर्म. उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं. बिहार की भी अगर हम बात करें तो बिहार में अभी तक 376.5 mm रेनफॉल हुई है, हालांकि यहाँ का जो नॉर्मल है दैट इज़ ऑल्सो 602.6 mm. बिहार में भी 38% का रेनफॉल डेफिसिट मिला है. तो ये पूरी की पूरी बेल्ट यूपी, बिहार, झारखंड, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेन डेफिसिट रहा है. ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जुलाई का मंथ अभी तक का ड्राइएस्ट रहा है एवर सिंस 1903. एंड कुल मिलाकर देखा जाए तो 45% रेन डेफिसिट यहाँ से रिकॉर्ड किया गया है. ईस्टर्न इंडिया में मतलब अगर आप ये देखें यूपी, बिहार, झारखंड ये तो है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, त्रिपुरा, इधर वेस्ट बंगाल, all of these states have remained in the deficient category. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो आसाम, मेघालय, जो वेस्ट बंगाल का एरिया हिमालयाज के नीचे लाई करता है विच इज़ द सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के पास, सिक्किम, अरुणाचल,
दीज आर दी रीजन्स जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हुई है. अदर देन दैट मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सभी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल डेफिशिएंट कैटेगरी में चल रही है. तो यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रेन डेफिसिट. इस पूरे एरिया में इतनी कम रेनफॉल क्यों हो रही है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर दैट. अगर हम इस सीजन को देखें तो इस सीजन में सिर्फ और सिर्फ 3 लो प्रेशर सिस्टम्स डेवलप हुए थे इन दी बे ऑफ बंगाल. ओनली 3 लो प्रेशर सिस्टम्स. एंड ये तीनों के तीनों लो प्रेशर सिस्टम्स उड़ीसा की कोस्ट के पास डेवलप हुए थे. And when we see the weather conditions because of these low pressures, so none of the system they impacted Jharkhand, UP or Bihar. So one of the 2 rain bearing causes remained out of the favor for these states. सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है कि लो प्रेशर का क्रिएट होना, कन्वर्जेंस होनी, एयर का राइज करना और रेनफॉल होना. लेकिन ये लो प्रेशर सिस्टम ही आपके पास ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन उड़ीसा, योर देन वेस्ट बंगाल, योर मणिपुर, त्रिपुरा, इन सबको अफेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई. दिस इज द मेन रीजन दैट दीज प्लेसेस डिड नॉट केम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम. इसी के साथ साथ आप अपनी ज्योग्राफी क्लासेस में मॉनसून ट्रफ के बारे में पढ़ते हैं. अगेन अ लो प्रेशर सिस्टम जो कि एक बेल्ट के साथ रिलेटेड है. मॉनसून ट्रफ जो कि एक ईस्ट टू वेस्ट लो प्रेशर एरिया है. इस साल मॉनसून ट्रफ की लोकेशन पाकिस्तान से लेकर बे ऑफ बंगाल तक रही है. हम जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, यू रीड अबाउट शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स. हम ये देखते हैं कि जब समर्स आती हैं, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ रहा होता है, आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू कर देती है. लेकिन इस बार आपका जो ITCZ था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था, जिसे हम इंडिया वाले रीजन में मॉनसून ट्रफ बोल देते हैं बिकॉज इसकी वजह से रेनफॉल होती है, एयर कन्वर्ज होती है. दिस ईयर it remained in the south of its normal position. जितनी नॉर्थ में आपका ITCZ शिफ्ट कर सकता था, जितनी नॉर्थ में आपका मॉनसूनल ट्रफ मिलता है, उतनी नॉर्थ में नहीं रहा, उससे साउथ में रहा. एंड क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम बिहार, झारखंड, यूपी वाले एरिया में पहुंचा ही नहीं, तो वहाँ पे ऐसी रेनफॉल वाली कंडीशंस ही नहीं बनी. एंड देयरफॉर दिस रीजन इज हैविंग रेन डेफिसिट. ना जब हम मॉनसून ट्रफ की बात करते हैं, वे नो कि इसकी लोकेशन ऑसिलेट करती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक रहेगा, ये सब के सब वेरी करता है. लेकिन ये डायरेक्टली रेन एक्टिविटी को, रेनफॉल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. वो एरियाज जहाँ पे मॉनसूनल ट्रफ नहीं पहुँचा, वहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई. जहाँ पे मॉनसूनल ट्रफ था, वहाँ पे रेनफॉल हुई. सो दिस इज द रीजन वाई नॉर्मली आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नॉर्थ तक ही आपका जो मॉनसूनल ट्रफ है ये पहुंच जाता है. लेकिन इस बार इसकी अपनी नॉर्मल पोजीशन से ये साउथ में रहा. एंड दिस इज द रीजन वाई हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव और विगरस रेनफॉल हुई है. जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से, तो जो हिमालयन फुट हिल्स हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनको बेनिफिट होता है. तो इस बार नॉर्थवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ तो इन स्टेट्स को बेनिफिट नहीं हुआ. साउथवर्ड था, इसीलिए सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पे मेनली हैवी रेनफॉल हुई है. सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, दिस इज द ज्योग्राफी बिहाइंड इट. सो नाउ व्हाट शुड फार्मर्स डू. देखें, यूपी बिहार में क्योंकि ड्रॉट है, रेन डेफिसिट है, तो ये एडवाइस किया गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वैरायटीज़ लगाई जाएं. बट इसी के साथ साथ रेड ग्राम की कल्टीवेशन बढ़ाई जाए. Along with this, farmers are also been encouraged to opt for intercropping. Instead of going for the rice, you should go for intercropping, जिससे कि जो water use efficiency है वो improve हो पाए. Now हमने कहा कि ये टॉपिक है ये GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि वहाँ पे ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं. And when we talk about disaster management, we have National Disaster Management Act 2005, NDMA. NDMA, it was passed by Government of India in 2005, and as the name suggests, it has been passed. This act is for the efficient management of disasters and other matters which are connected to it. एंड इसीलिए जब हम NDMA का ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो इसके अंदर डिज़ास्टर को मैनेज करने के साथ साथ मिटिगेशन को लेकर प्रिपरेशंस करने के लिए स्ट्रैटेजीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आ जाता है. और NDMA एक्ट डिज़ास्टर को डिफाइन भी करता है. इट स्टेट्स दैट डिज़ास्टर इज़ अ कैटास्ट्रॉफ, अ मिसहैप, a calamity, a grave occurrence in any area which can arise from natural or man-made causes. यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओवरऑल नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्टीयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है. एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का बनाया गया है एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसके थ्रू इसे मैनेज किया जाता है. Then we also have the NDMA, National Disaster Management Authority. They have the task कि disaster management को लेकर जितनी भी policies बनानी हैं, किस तरीके से जो response mechanism है उसे और timely करना है और effective करना है. That task is given to the National Disaster Management Authority. We also have National Executive Committee. इसे भी NDM एक्ट के थ्रू बनाया गया था एंड इसका मेन पर्पस ही यही है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को असिस्ट किया जाए टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. तो जहाँ पे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इनका रोल है कि दे शुड प्रिपेयर द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल कंट्री एंड दे नीड टू इंश्योर कि ये जो प्लान है ये रिव्यू हो रहा है, अपडेट हो रहा है. ऐसे ही हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे ट्रेनिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं जिससे कि हम इस नेचुरल कैलामिटी को मैनेज कर पाएँ. NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये ट्रेड पर्सनल की यूनिट है जिनको स्पेशलाइज किया गया है कि डिज़ास्टर्स में किस तरह रिस्पॉन्ड करना है. स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं जो कि इस नेशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करती हैं. हमारे पास SDMA आ जाता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो इस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जाती है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फाइनेंस है उसके लिए फंड्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स. नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड हमारे पास आता है. ऐसे ही फंड्स स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ इंडिया में तो ड्रॉट है ही है, इंडिया के साथ में इंग्लैंड से भी ड्रॉट्स की खबरें सामने आ रही हैं. इंग्लैंड हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड ड्रॉट्स इन सम पार्ट ऑफ इट. यहाँ पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने फॉर्मली से डिक्लेयर किया है दैट इंग्लैंड इज़ फेसिंग अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हीट एंड ड्राई वेदर. ये जो प्रोलॉन्ग ड्राई कंडीशंस हैं इसकी वजह से कंट्री के कुछ हिस्से में सफिशिएंट सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं हुई है एंड देयरफॉर दे हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ड्रॉट. सो दिस इज समथिंग विच इज़ इन न्यूज़. इंडिया में क्या रीजंस हैं वो हमने यहाँ पे देखे. आप यहाँ से जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस लगाते हैं तो ड्रॉट मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा. इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.